आज का हमारा टॉपिक शायद आप सभी विद्यार्थियों को अजीबोगरीब लगे। आप सोचें कि ये क्या बात हो रही है। लेकिन ये बात इसमें हम जो भी पक्ष है या जो भी चर्चा का विषय है उसको हमें देखना होगा। और बात ये है कि राजनीति विज्ञान के महान विचारक, जिन्हें हम राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं, अरस्तू, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में दास प्रथा का समर्थन किया है। ये बात हमें थोड़ी विचित्र सी लगती है क्योंकि उनके पूरे चिंतन से ये बात मैच नहीं करती। लेकिन जब हम पॉलिटिक्स को देखते हैं तो दास प्रथा के समर्थन के वहाँ पे कारण दिए गए हैं, तर्क दिए गए हैं और उसको पूरी तरीके से सही माना गया है। तो अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन क्यों किया, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी या कौन से ऐसे कारण रहे होंगे। तो सबसे पहले यूनान की परिस्थितियों को हमें देखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक विचारक अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित होता है और अपने समय की परिस्थितियों को प्रभावित करता है। तो यूनान के समय में दास प्रथा यूनान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। अब इस आधार को अरस्तु ने बायकॉट नहीं किया और इसका उन्होंने समर्थन किया क्योंकि अरस्तु बहुत ही व्यावहारिक विचारक हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण उन्होंने उतना नहीं अपनाया प्लेटो की तरह, जितना वो बहुत प्रैक्टिकल हैं और उन्होंने ये देख लिया कि दास प्रथा के बिना कार्य संभव नहीं है, तो इसका इन्होंने समर्थन किया। अब यहाँ पे दासों को उन्होंने जो उनका अर्थ दिया वो ये कहा कि जिसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता, जिसका अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, वो दास है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों में किसी न किसी रूप से बौद्धिक दृष्टि से या अन्य दृष्टियों से वो कमज़ोर होते हैं। और दूसरी चीज़, उन्होंने दासों को एक प्रॉपर्टी माना। संपत्ति में उन्होंने दो प्रकार की संपत्ति बताई है, एक तो चल संपत्ति, एक जैसे मकान, जमीन, जायदाद, इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है। तो दास भी एक प्रॉपर्टी है, एक संपत्ति है मालिक की। तो ये उन्होंने दासों के बारे में परिभाषा दी है और अब इसका औचित्य सिद्ध करते हुए, यानी ये क्यों जरूरी है, इसका कारण उन्होंने बड़े ही रोचक तर्क इस संदर्भ में प्रस्तुत किए हैं। देखिए, सबसे पहले वो कहते हैं कि ये दास प्रथा जो है वो मालिक के लिए भी अच्छी है और दासों के लिए भी अच्छी है। अब मालिक के लिए उन्होंने कहा कि ये इसलिए अच्छी है, स्वामी के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि जब दास होंगे तो वो अन्य कार्य कर लेते हैं उनका, तो ऐसे में मालिक को अपना कुछ और सेल्फ डेवलपमेंट का, अपनी साहित्य, कला, संस्कृति, इन सब चिंतन के और अच्छे श्रेष्ठ चिंतन के विकास का समय मिलता है। तो ये जो समय इसलिए मिलता है क्योंकि दास उनके जो अन्य रोजमर्रा के कार्य हैं उनको संपादित कर देते हैं। अगर दास नहीं होंगे तो जो स्वामी वर्ग है या जो बौद्धिक रूप से सक्षम वर्ग है वो इस प्रकार के कार्यों के लिए समय नहीं निकाल पाएगा। इसको जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं, अवकाश की एक अवधारणा अरस्तु ने दी थी और अवकाश यही था कि अपनी केवल जिसको हम आम भाषा में कहें रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकताओं के अलावा जो समय बचता है वो अवकाश है। अब ये अवकाश स्वामी वर्ग को या जो बौद्धिक रूप से संपन्न वर्ग है उसको अधिक से अधिक कैसे मिले? तभी मिल सकता है जब एक अन्य वर्ग उसके जो रोजमर्रा के कार्य हैं उनको करने के लिए तैयार हो। तो वो दास वर्ग के रूप में अरस्तु ने उसको देखा है। दूसरा, ये व्यवस्था दासों के लिए भी अच्छी है क्योंकि दास जब एक मालिक के साथ रहते हैं जो कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, विवेकी है, तो उसके साथ रहते रहते उनमें भी इस प्रकार की गुणों का विकास होने लगता है। उनमें भी थोड़ा थोड़ा तार्किक बुद्धि या इस तरीके की चीज़ें डेवलप होने लगती हैं जब वो एक अपने मालिक के साथ रहते हैं। तो ये दासों के लिए भी अच्छी है। दूसरा, अरस्तु का ये तर्क है कि ये व्यवस्था पूरे समाज के लिए, पूरे नगर राज्य के लिए भी अच्छी है क्योंकि इससे पूरे नगर राज्य का आर्थिक विकास भी होता है, साथ में ज्ञान विज्ञान की उन्नति भी होती है। क्योंकि अगर समय नहीं मिलेगा
जो सक्षम वर्ग है उसको, तो वो अपने ज्ञान विज्ञान की उन्नति नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो बौद्धिक रूप से समर्थ हैं या अधिक सक्षम हैं वो तो होते हैं मालिक, और जो शारीरिक रूप से सबल हैं लेकिन उनका बौद्धिक पक्ष कमजोर है, अरस्तु के अनुसार वो होते हैं दास। तो ये स्पष्ट विभाजन अरस्तु ने किया है। और एक और विभाजन उन्होंने किया है, वो ये है कि युद्ध के अंदर जो परास्त होते हैं उन लोगों को भी दास बनाया जाता है। तो ये दास किस तरीके से बनेंगे इसका एक उन्होंने विवरण दिया है। अब यहाँ पे आगे हम चलें तो अरस्तु ने दास प्रथा का एक बहुत ही मानवीय चेहरा हमारे सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि दास प्रथा वैसी दास प्रथा नहीं है कि जैसे जो मजदूर हैं जिनका पूरे दिन शोषण किया जाता है और उनके साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाता है, ऐसा अरस्तु की दास प्रथा में नहीं है। वो बहुत ही मानवीय है और उसके अंदर ये कहा गया है कि यदि दास अपना विकास कर ले और अपने आप को सक्षम बना ले मालिक के साथ रहते रहते, तो अंत में उसका जो स्वामी है उसको ये चाहिए कि वो अपने दास को दासता से मुक्त कर दे। तो ये दास प्रथा का एक बहुत ही मानवीय चेहरा है। और ये भी कहा है अरस्तु ने कि जो मालिक है वो अपने दासों पर अत्याचार ना करे, उनके साथ क्रूर व्यवहार ना करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि ध्यान देने योग्य है और जो कि बहुत ही अरस्तु के दास प्रथा के मानवीय पक्ष को उजागर करती है, वो ये है कि केवल जो घरेलू कामकाज करते हैं वही दास हैं। यानी कि जैसे जो आज की भाषा में यदि हम कहें तो हमारे घर पे जो घरेलू कार्य करने के लिए जो नौकर हैं, केवल अरस्तु ने उन्हें ही दास माना है और उसी प्रकार की दास प्रथा का समर्थन किया है। अब यहाँ पे जो हमारे सामने दासता का दूसरा क्रूर रूप आता है सामने, जिसमें जैसे सुबह से लेकर शाम तक कार्य कराया जाता है, उनको वेतन भी कम दिया जाता है, तो ये वाला चेहरा अरस्तु की पॉलिटिक्स में नहीं है। केवल अरस्तु दास प्रथा का समर्थन घरेलू कार्य कराने के लिए ही करते हैं। और मालिक के साथ जब दास रहते हैं तो उनका भी मानसिक स्तर ऊंचा होता है और साथ ही मालिक को भी कंडीशंस दी गई हैं कि वो किसी भी प्रकार का क्रूर व्यवहार अपने जो अधीन है उनके साथ ना करे। तो ये एक मानवीय पक्ष सामने आया है। और यहाँ पे अरस्तु ने, क्योंकि जैसा कि यूनान की अर्थव्यवस्था पूरी दासों पर निर्भर थी, और यदि हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर देखें भी तो अरस्तु की बात में थोड़ा ये सच लगता है कि दास जब अपने कार्य संपादित करेंगे तो जो मालिक है उसको थोड़ा समय मिलेगा। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि अगर वो जो दास उस कार्य को नहीं करे और मालिक स्वयं उन कार्य को करे जो रोजमर्रा के कार्य हैं उनको, तो उस समय उसको समय नहीं मिल पाएगा। और समय नहीं मिल पाने के कारण ज्ञान विज्ञान साहित्य कला संस्कृति इन सब का डेवलपमेंट जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो इस एक मुख्य अवधारणा के कारण अरस्तु ने दास प्रथा का बहुत अधिक समर्थन किया है। लेकिन यहाँ से भी थोड़ा हम आगे चलते हैं तो अरस्तु पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगता है, और वो ये है कि अरस्तु ने ये कहा है कि यूनानी लोग कभी दास नहीं हो सकते। यानी कि यूनानी जाति की श्रेष्ठता को उन्होंने सिद्ध किया है और यहाँ पे जातीय अहंकार का उनका भाव दिखाई पड़ता है और स्पष्ट कहते हैं कि यूनानी लोगों को कभी दास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि युद्ध में जो परास्त होंगे वो दूसरी जाति के लोग होंगे या दूसरे उसके क्षेत्र के लोग होंगे, तो उनको तो दास बनाया जा सकता है, लेकिन यूनानी लोगों को दास नहीं बनाया जा सकता। तो ये एक अलग सी बात हमें अरस्तु के पॉलिटिक्स में हमें दिखाई पड़ती है। और चाहे अरस्तु अपने दास प्रथा के पक्ष में कितना ही तर्क दे दें, लेकिन दास प्रथा लोकतांत्रिक नहीं है और इसके अंदर एक जो विभाजन किया गया है बौद्धिक स्तर का और
जो शारीरिक क्षमता, इन दोनों का जो डिवीज़न किया गया है, शारीरिक क्षमता भी अपना महत्व रखती है। शारीरिक दृष्टि से भी जो समर्थ होते हैं वो भी अपना बहुत अधिक मूल्य रखते हैं। तो अरस्तु को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन अब राजनीतिक विचारक हैं, चिंतक उन्होंने जो दिया है वो उस समय की परिस्थितियों को भी से भी प्रभावित है। लेकिन राजनीतिक विचारकों ने अरस्तु के इस चिंतन की बहुत अधिक आलोचना की है और हम भी किसी भी दृष्टि से इस पक्ष को सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र के विरुद्ध है और लोकतांत्रिक समानता जो चीज़ है उसको उसमें अनदेखा किया गया है। लेकिन एक बहुत ही मानवीय चीज़ ये है कि वो अत्याचार नहीं करेंगे दूसरों पर, और घरेलू जो नौकर हैं वही दास की श्रेणी में आते हैं। लेकिन चूंकि उनको कोई भुगतान नहीं किया जाता, उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता, उनको कोई पगार नहीं दी जाती है, इस कारण से जो दास प्रथा है वो अपने काले अध्याय में शामिल हो जाती है। और अरस्तु के जो कि राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, उनके चिंतन में दास प्रथा ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से यदि हम कहें कि जो चंद्रमा है बहुत खूबसूरत है लेकिन उसमें एक कलंक है, तो ये एक दास प्रथा अरस्तु के चिंतन पर एक कलंक की तरह विद्यमान है।